दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। जो आगामी आर ओ का मेंस होना है, पीसीएस का भी मेंस होगा, उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और हिंदी में कई सारी चीज़ें आती हैं और उसमें पत्र लेखन भी आता है। तो कई सारे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये पहली दफ़ा है। पहले भी मैं तुमसे मिला था, पहली दफ़ा ही मिल के लगा। अब देखो पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू हिंदी आ गई। मज़ा आ जाएगा साहब। धुआं मचाते हुए अपन लोग पत्र लेखन समझते हैं। तो साहब कथा शुरू करते हैं। जब आप लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको ऐसे सरकारी पत्र लिखने पड़ेगा। मतलब आप नहीं लिखेंगे, आप लिखवाएंगे अपने क्लर्क से या अपने असिस्टेंट से। आपको तो सिर्फ साइन करना है ऐसे टक्क से, तो ऐसे साइन कर देना साहब। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि वो सही लिख के लाए हैं या गलत लिख के लाए हैं। इसलिए आपको सारी चीज़ें समझते हैं साहब, ठीक है। सबसे पहले अपन पत्र में बात करेंगे शासकीय पत्र की। देखो पत्र होते हैं कई तरह के। लेटर्स होते हैं, लेटर्स। जैसे तुम बचपन में लेटर लिखते होगे, एक लेटर बचपन में लिखते होगे प्रिंसिपल के लिए, टू द प्रिंसिपल, जिसको एप्लीकेशन कहते थे। टू द प्रिंसिपल, हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें बुखार आ गया। एक जब तुम बड़े हो गए तब तुम लेटर लिखते होगे अपनी लव लेटर है। अलग अलग तरह के लेटर होते हैं कि नहीं होते भैया। ये लेटर छुट्टी के लिए चाहिए, ये लेटर मोहब्बत के लिए चाहिए। फिर ऐसे ही तुम्हें अलग अलग तरह के लेटर बचपन में लिखते थे। मतलब अब जब अधिकारी बन जाओगे तो अलग अलग लेटर डिपार्टमेंट में लिखने पड़ेंगे। तो पहला होता है शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। शासकीय पत्र और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑफिशियल लेटर। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लेटर। और ऑफिशियल लेटर जब कोई चीज़ है, इसका मतलब है सरकारी हिसाब किताब है, तो इसको सरकारी पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र। अब साहब शासकीय पत्र या सरकारी पत्र क्या होता है? देखो साहब समझो। देखो सरकार के कामकाज के लिए जो लेटर लिखा जाएगा वो होता है सरकारी पत्र। ओके, सरकार के कामकाज के लिए। जैसे मान लो, आप मान के चलो आप एसडीएम हो, ठीक है साहब। आप सरकार के अधीन अधिकारी हो, एसडीएम हो, आप मान के चलते हैं। और आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई सूचना देनी है, ठीक है साहब। तो आप क्या पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप पे सूचना दोगे क्या? है ना, वो तो एक अलग चीज़ है। व्हाट्सएप पे सूचना दोगे वो कोई मान्य नहीं होगी ना। इसका मतलब है आपको सरकारी पत्र के माध्यम से ही सूचनाएं देनी होंगी। इसलिए सरकारी पत्र लिखे जाते हैं ताकि एक ऑफिशियली सूचनाओं का प्रवाह हो सके, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली जा सके, ठीक है साहब। तो सरकार के कामकाज में ये इस्तेमाल होते हैं। किसमें? सरकार के कामकाज में। क्या हो गया? सरकार के कामकाज में, सरकारी कामकाज में। काम काज गलत लिख गया ना साहब। सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होते हैं। ओके, पहली बात तो आपने ये समझ ली। दूसरा, इनकी जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, वो कैसी होगी? व्हाट्सएप की तरह थोड़ी नहीं होगी कि कुछ भी लिख दोगे साहब। जैसे मान लो आपको व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज लिख देते हो वैसी नहीं होगी। शासकीय पत्रों में, सरकारी पत्रों में जो भाषा होगी वो ऑफिशियल होगी, ताकि लगे कि भैया हाँ साहब अधिकारी लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इनकी भाषा में औपचारिकताएं होंगी। औपचारिकता समझते हो? जब कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं तो आप उनसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते होगे। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो आपकी लैंग्वेज दूसरी होगी। और बताओ क्या चल रहा है साहब, ये होती है दोस्तों से। जब रिश्तेदार आते हैं तो हमारी लैंग्वेज हो जाती है औपचारिक। औपचारिक लैंग्वेज हो जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। अब समझे? फॉर्मल लैंग्वेज जो बना बना के बोलनी पड़ती है, जो हम बोल नहीं पाते ठीक से, वो वाली। तो इसका मतलब है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाले शासकीय पत्रों की भाषा औपचारिक होती है, ठीक है। तो इनकी भाषा कैसी होती है? औपचारिक। औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। क्या कहते हैं? फॉर्मल। लेकिन आपको ये इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको हिंदी में लिखना है। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है साहब। अब ये इन पत्रों में मैटर किस चीज़ का होता है, क्यों लिखे जा रहे हैं सरकारी पत्र? तो इसमें जो मैटर होता है वो किसी विषय के बारे में जानकारी देनी है, या किसी नीति के बारे में जानकारी देनी है, पॉलिसी के बारे में, या किसी समस्या से अवगत कराना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में इनमें उल्लेख होता है। ओके, एक आपने ये भी समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक तो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भाषा ऑफिशियल होती है, और इनमें किसी विषय का या किसी नीति का या किसी समस्या का उल्लेख होता है,
ठीक साहब, अगर आप लोग हमसे नए जुड़े हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ हम और भी चीज़ें डालते रहते हैं ताकि आप हंसते मुस्कुराते हुए याद कर सकें। और अगर आप भरोसा करते हैं हम पे तो हम आपको पत्र ऐसे इसके आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, ताकि अगर पूछा जाए कि सरकारी पत्र के बारे में कुछ किसे कहते हैं सरकारी पत्र और इसकी विशेषताएं बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर सको। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या होता है सरकारी पत्र। अब देखो, ये आपका कोई लव लेटर तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे। इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। जब कोई लेटर लिखा जाता है तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका एक निश्चित प्रारूप होता है, इसका निश्चित प्रारूप भी होता है। प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेट। कई लोग समझ नहीं पाते ना फॉर्मेट, तो फॉर्मेट होता है इसका एक निश्चित, और इसकी एक निश्चित शैली भी होती है। शैली मतलब कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो एक सम्मानजनक शैली होनी चाहिए, और वो डिसाइडेड है पहले से, आप कुछ भी नहीं लिख दोगे। ठीक साहब, अपने हिसाब से मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं लिखोगे, इसका सब कुछ पहले से डिसाइडेड फॉर्मेट है। ओके, डिसाइडेड शैली भी है, निश्चित शैली भी है। ओके, ये आपने समझ लिया। अब इसकी देखो ऑफिशियली विशेषताएं, सरकारी पत्र की विशेषताएं। ये तो मैंने आपको बस ऐसे रफली समझाया था कि ये सरकारी पत्र होता ही क्या है। सरकारी पत्र की विशेषताएं, सरकारी पत्र की विशेषताएं समझो क्या होती हैं। अभी मैं इसका फॉर्मेट भी बना के आपको समझाऊंगा पूरा, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें दिमाग में। सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या है, देखो साहब, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने ये जो 3-4 चीज़ें समझी, ये भी इसकी विशेषताएं हैं कि ऐसा पत्र जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है सरकारी पत्र कहलाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है, यानी फॉर्मल होती है। इसमें किसी विषय, नीति या समस्या का उल्लेख किया जाता है। इसका एक निश्चित प्रारूप व निश्चित शैली होती है। ये सारी इसकी विशेषताएं ही हैं। ओके, कुछ और विशेषता मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपसे बार बार समझा रहा हूँ कि ये सरकार के कामकाज के लिए, आपकी कोई लव लाइफ डिस्कस नहीं होगी इसमें कि आप कुछ भी लिखोगे, क्या खाया था बाबू ने, क्या पिया था पानी बाबू ने, वो नहीं। ये एक ऑफिशियल लेटर्स है, यहाँ पर बड़ा शब्दों का बड़ा मर्यादा का ध्यान रखा जाता है कि आप कुछ भी लिख दिया, आपने मन उठा गया, ऐसा नहीं है साहब। ठीक है, इसका मतलब संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस वाले पत्र में दोस्तों व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। इसमें व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। अब आप इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ कि व्यक्तिगत परिचय का अभाव का मतलब क्या है। जैसे आपने कोई लेटर लिखा साहब, ठीक साहब, यहाँ से आपने फला फला लेटर लिख दिया कि ये साहब टू द सेवा में, ये वो सब चीज़ें आप लिखते हो। आप लेटर लिखते हो दंदनाते हुए, सेवा में, प्रिंसिपल महोदय, मैं, और लास्ट में यहाँ आप लिख देते हो प्रार्थी, और यहाँ आप अपना नाम लिख देते हो। जैसे मैं हूँ संभव जैन, तो यहाँ हम अपना नाम लिख देते हैं संभव जैन और नीचे साइन कर देते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत परिचय हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये एप्लीकेशन संभव जैन ने लिखी है, ये हमारा व्यक्तिगत परिचय है। लेकिन जब सरकारी पत्र लिखा जाता है तो उसमें व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ संभव जैन, अगर सरकारी लेटर लिख रहे हैं तो संभव जैन का नाम नहीं आएगा। तो संभव जैन का नाम नहीं आएगा तो साहब पता कैसे चलेगी किसने लिख दिया। अरे भैया, लेटर भेजा ही किसने है जी, कैसे पता चलेगी, नाम तो लिखा ही नहीं है साहब। यानी यहाँ पर नाम तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पोस्ट लिखी जाएगी। ओके, जैसे मान लो आपका नाम क्या है, मान लो आपका नाम मान लो नाम आपका दीपमाला है, मान के चलो एग्जाम्पल है कि आपका नाम दीपमाला है साहब। ऐसा नहीं है कि दीपमाला, मैंने एकदम रैंडम नाम याद आया कि तो मैंने लिख दिया। तो दीपमाला साहब मान लीजिए आपका नाम है, और दीपमाला नाम का कोई इंसान है, वो इस वक्त मान लो BSA है, तो वो अपना नाम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा नीचे लास्ट में अपना पद नाम और BSA, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला फला फला। समझे, इसका मतलब पर्सनल जो है वो इंट्रोडक्शन देने से बचा जाता है सरकारी लेटर्स में। लिख सकते हो आप, लेकिन प्राय नॉर्मली इसमें अभाव देखने को मिलेगा सामान्यतः। ठीक है साहब, तो आपने ये भी समझ लिया कि सामान्यतः इसमें व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। ठीक साहब, तो यहाँ थोड़ा इसके आगे सामान्यतः वर्ड भी लगा लो, क्योंकि कई आपको ऐसे लेटर्स मिलेंगे जहाँ पर व्यक्तिगत नाम मिल जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग नाम लिखने से बचते हैं क्योंकि ये सरकारी कामकाज का हिसाब किताब है।
ठीक है साहब। अब देखो कुछ विशेषताएं और बताता हूँ मैं आपको। जैसे इसकी विषय, इसमें किसी विषय, नीति या समस्या का उल्लेख होता है, ये तो हम कर चुके हैं। तो ये तो यहाँ पर आप साथ में ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। और देखो साहब, इसमें देखो अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता। आपका मतलब ऐसा नहीं हो रोमांटिक आपने लेटर लिख दिया है, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसी बातें नहीं लिख दी। अलंकार का कल्पना कर रहे हो आप कि काश कोई मिल जाए, थक चुका हूँ मैं, दूर दूर से देख देख के पक चुका हूँ मैं, काश कोई मिल जाए, ऐसी कल्पना नहीं की जाती इन लेटर्स में। ठीक है, इसमें मुहावरे भी नहीं मारे जाते। ठीक है साहब, मुहावरे भी इनमें नहीं लिखे जाते, मुहावरों का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो आप लेटर लिख रहे हो सरकारी और आपने लिखा, आप पुलिस में बड़े अधिकारी हो, आप अपने छोटे अधिकारियों से कहते हो, आप मान लो खुद पुलिस में साहब आप एसएसपी हो और आप जो है इंस्पेक्टर से के लिए लेटर लिख रहे हो और आप कह रहे हो कि चोरों को इस तरीके से पकड़ो कि उनके दांत खट्टे हो जाएं या उनके छक्के छुड़ा दिए जाएं। ठीक साहब, तो इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं की जाएगी। दांत खट्टे होना, छक्के छुड़ाना, ये मुहावरे हैं। ये मुहावरे सरकारी पत्र में इस्तेमाल नहीं किए जाते। आप सिंपल लैंग्वेज लिखिए कि अपराधियों पर क्या कहते हैं उसको, अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। नहीं तो वहाँ पे मुहावरे मारने लगो तो ठीक है। तो सरकारी पत्र में अलंकारों का, कल्पनाओं का, मुहावरे का, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। हास्य विनोद का प्रयोग भी नहीं होता है इसमें। हास्य विनोद समझ रहे हो, पता चला तुमने लास्ट में लिख दी है जीना इसी का नाम है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं जो कोटेशंस देता हूँ उसमें लास्ट में लिख देता हूँ ना कि साहब एक दिन तारों भरी एक रात में तेरे खत पड़ेंगे साथ में, ऐसी टल्ले नहीं मारी जाती है साहब, गपशप नहीं होती इनमें। तो हास्य विनोद का अभाव, ये भी आपने शासकीय पत्रिका की विशेषताएं समझी साहब। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इनकी एक निश्चित शैली होती है, आपको बताया था कि एक निश्चित शैली होती है। तो निश्चित शैली जो इसकी रखी गई है सरकार के द्वारा, वो अन्य पुरुष शैली रखी गई है। ये शैलियाँ होती है ना, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ऐसे। तो अन्य पुरुष शैली में ये लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कौन से? शासकीय पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं साहब। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। ओके, अब देखो इसकी संरचना, शासकीय पत्र की संरचना, शासकीय पत्र की संरचना भी होती है। अभी तक तो आपने ये समझा कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें पत्रांक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले होता है पत्रांक। क्या होता है? पत्रांक। पत्रांक का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई लेटर भेजा, आप एसडीएम है मान के चलो, और आपने कोई लेटर भेजा बीएसए साहब के लिए, तो एसडीएम के यहाँ से बीएसए के पास लेटर जा रहा है, एसडीएम के साइन हो गए उस पर। तो जब लेटर जाएगा तो आपके यहाँ तहसील में एक रजिस्टर होगा, जिस रजिस्टर पर ये नंबर चढ़ा होगा कि साहब एसडीएम साहब ने बीएसए साहब को जो लेटर भेजा था उसका नंबर 13 है और ये दिनांक 14 अगस्त को भेजा गया है। तभी तो पहचान हो पाएगी कि कौन सा लेटर कौन सी तारीख को गया, उस लेटर का नंबर क्या था। तो पत्रांक का मतलब होता है लेटर नंबर। ओके साहब, तो इसमें क्या लिखा होता है पत्रांक में? इसमें पत्र संख्या लिखी होती है, इसमें पत्र संख्या लिखी होती है, इसमें विभाग का नाम लिखा होता है कि कौन से विभाग से आया है, तहसील से आया है कि बीएसए ऑफिस से आया है, स्कूल से आया है, पुलिस स्टेशन से आया है, थाने से आया, कहाँ से आया है, ये सब चीज़ लिखी होती हैं। और इसमें तिथि भी लिखी होती है, मैंने बताया ना दिनांक लिखी होती है, तो इसका मतलब इसमें तिथि भी लिखी होती है पत्रांक में। ओके, और इसमें स्थान भी लिखा होता है कि स्थान मतलब वो तहसील है ही कहाँ, मथुरा में है, आगरा में है, आजमगढ़ में है, बलिया में है, वो इस स्थान का भी उल्लेख होता है। उसको कहते हैं पत्रांक। क्या कहते हैं? पत्रांक। पत्रांक क्या चीज़ हो गई? जिसमें आपका नंबर लिखा हो, लेटर नंबर, उस डिपार्टमेंट का नाम, जिस डिपार्टमेंट से आ रहा है, उस डेट का नाम कि जिस डेट में वो लेटर जारी हुआ, किस जिले में, किस स्थान में है, उन सब चीज़ों का वर्णन पत्रांक में किया जाता है। अगला होता है संबोधन। ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से पेपर में आते हैं कि आप क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।
तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, अब टेंशन मत लो। सारा खेल देखो भरोसे का है। हिंदी की दुनिया के जो भगवान हैं वो हैं अमरनाथ सर, मेरी नज़र में हिंदी की दुनिया के सबसे बड़े देवता अमरनाथ सर हैं। मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप उनसे पढ़िए, मैं तो आपको बस स्माइल कराते हुए रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आप अमरनाथ सर से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, वो आपको समझाएंगे। और अगर आप ये क्लास देख लेंगे हंसते मुस्कुराते 10-15 मिनट, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अमरनाथ सर से बड़ा आदमी कोई नहीं है हिंदी की दुनिया में, मेरी नज़र में। ठीक साहब, क्योंकि ये अमरनाथ सर ना कोई एक इंसान नहीं है। मतलब इंसान का मतलब इनके अंदर एक सात्विक गुण है जो पॉजिटिव वाइब्स देगा आपको। आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाएंगे, ये सिखाएंगे कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है, और ज़िंदगी जीना भी आना चाहिए, जो एक कला है। तो अमरनाथ सर से आप वो सीख सकते हैं। मैं तो अमरनाथ सर से बहुत छोटा हूँ। मैं तो बहुत मतलब उनके सामने बच्चा ही हूँ, छोटा सा। तो मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा सकता उनकी नज़रों के आगे। मैं तो बस आपको रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ। ठीक है साहब। तो संबोधन क्या होता है वो देखो। संबोधन का मतलब होता है कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया जाता है कि हमने ये लेटर किसने भेजा, किसको भेजा। ठीक साहब, जो लेटर है वो किसने भेजा, किसको भेजा। तो यानी भेजने वाले को कहते हैं सेंडर, यानी प्रेषक। ओके, और जिसके पास गया उसको कहते हैं प्रेषित। तो प्रेषक और प्रेषित का उल्लेख किया जाता है संबोधन में। प्रेषक और प्रेषित का, प्रेषक कौन है जो भेज रहा है, प्रेषित कौन है जिसको रिसीव हुआ। ठीक साहब, इस सब चीज़ों का उल्लेख हो गया। अब जो तीसरा भाग होता है वो होता है मेन बॉडी, मुख्य भाग। जो मेन बॉडी होती है लेटर की वो समझो साहब। इसी मेन बॉडी में लिखा होता है कि ये लेटर किसके लिए है, मेन रीज़न क्या है। जैसे तुम मान लो किसी को लव लेटर लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग में तुम अपने लिखोगे फ्रॉम साहब। मान लो संभव भैया लेटर लिख रहे हैं, तो फ्रॉम संभव जैन टू कोई बढ़िया सा लड़की का नाम बताओ यार, कोई अच्छी सी लड़की हो। क्या शिखा लिख दूँ? चलो शिखा लिख दिया। मान लो संभव भैया सरकारी लेटर भेज रहे हैं, लेटर मतलब लव लेटर है टाइप का, लेकिन सरकारी भाषा में लिख रहे हैं साहब। तो मेन बॉडी क्या होगी, ये फ्रॉम टू, ये सारी चीज़ें तो ये हो गई, संबोधन हो गया भाई, किसने भेजा, किसको भेजा। ठीक साहब। मेन बॉडी क्या होगी कि मैंने तुमको जब से देखा तब से मेरा दिल बहुत खुश है, मैं एकदम चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, मैं बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं, मैं क्या यही प्यार है। तो ये मेन बॉडी हो गई, जिसमें मैं अपनी जो बात कहना चाहता था वो बात कह दी है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, मैं क्या यही प्यार है, तो वो मेन बॉडी हो गई। ठीक साहब। लेकिन ये बात मैं मतलब गाने की तरह, मुहावरे की तरह नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मेरा हृदय आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, मुझे आप बेहद पसंद आए हैं, मतलब सरकारी भाषा में साहब। ठीक है। तो ये मुख्य भाग में क्या होता है, इसमें पूरी नीति, जो नीति जारी की जा रही है, या निर्णय जो निर्णय लिया गया है, या समाधान, भैया अगर कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का दिया जा रहा है तो, या कोई समस्या अगर आ रही है तो समस्या, ठीक है, या कोई तर्क दिया जा रहा है, इन सब का उल्लेख होता है। ओके साहब। मेन बॉडी में चीज़ें बताई जाती हैं कि लेटर लिखाई किस लिए गया है। ओके साहब। अभी आपने 3 पार्ट समझ लिए। अगला पार्ट होता है, उसको कहते हैं समापन या निष्कर्ष, कॉन्क्लूज़न। ठीक साहब, निष्कर्ष। ठीक है, मतलब इसको समापन इसका पार्ट का नाम है, और इसमें निष्कर्ष लिखा जाता है। थोड़ा सा गलत भूल गया मैं, समापन में बिल्कुल कॉन्क्लूज़न लिखा जाता है। तो ठीक है, निष्कर्ष का इसमें उल्लेख होगा। और जो 5वां पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। जब हम कोई सरकारी लेटर लिखते हैं, मान लो ये पूरा लेटर लिख गया, ठीक है, लास्ट में हम इसकी कॉपी भेजते हैं कई डिपार्टमेंट में। जैसे एसडीएम साहब ने बीएसए साहब को लेटर लिखा, ठीक है साहब, और उसकी कुछ कॉपीज़ जो है उसी लेटर की एक कॉपी डीएम साहब को दे दी हमने, डीएम सर को दे दी, ताकि डीएम सर को पता चल सके कि एसडीएम साहब ने किसी निर्णय को या किसी नीति को या किसी चीज़ को बीएसए साहब को भेजा था। ये बात डीएम सर के संज्ञान में भी रहे, इसलिए कॉपी भेजी जाती हैं। उसी कॉपी वाले हिस्से को कहते हैं पृष्ठांकन। ओके, मान लो एसडीएम साहब अगर बीएसए साहब से कोई बात कर रहे हैं, तो ये बात डीएम सर को भी पता हो, ये बात डीआईओएस साहब को पता हो, ये बात और भी लोगों को पता हो, इसलिए कॉपीज़ भेजी जाती हैं, उसको कहते हैं पृष्ठांकन। इसका मतलब ये प्रतिलिपि हो गई। प्रतिलिपि कहेंगे ना हिंदी में कॉपीज़ को, तो पृष्ठांकन में
प्रतिलिपि का उल्लेख होता है। ओके, तो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली एक तरीके से कि शासकीय पत्र में क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसके बाद इसका जो प्रारूप आता है कि साहब फॉर्मेट बना के दिखाऊं मैं इसका कुछ एग्जांपल्स के साथ, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। 15-20 मिनट की वीडियो आएंगे, हंसते मुस्कुराते मजे लेते हुए लव लेटर बनाना सीखो, शासकीय लेटर बनाना सीखो, अनऑफिशियल सब सिखाएंगे भाई साहब। इलाका धुआं धुआं कर देंगे, आनंद लेते हुए, जय माता दी बोलते हुए। या खुदा, मज़ा आ गया। स्माइल मारो, शुक्रिया।